ओके साहिल, थैंक यू। तो हमने डिस्कशन की थी अबाउट द थ्री लेयर्स, बट कल मैंने आप लोग को डिस्कस किया था अबाउट द ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका मीडिया हमने डिस्कस किया हुआ था मीडियम साइज आर्टरीज में। मीडियम साइज आर्टरी में तो भाई मेरे ये जो मीडियम साइज आर्टरी है और लार्ज साइज आर्टरी है, लार्ज सर जी साइज स्क्रीन ना ऑन आर्टरी, की सर, स्क्रीन इंटरनेट शुरू की। क्योंकि स्क्रीन शो की वापस वो स्क्रीन शेयर पे जूम में स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। डॉक्टर से बुस्टिक शो। यस सर, वो स्टिक। ओके, लार्ज साइज आर्टरीज में और मीडियम साइज आर्टरीज के ट्यूनिका मीडिया में डिफरेंस होता है। ट्यूनिका मीडिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आज हमने उसको ये लार्ज साइज के ट्यूनिका मीडिया पे थोड़ी सी बात करनी है और फिर आगे चलते हैं। मैंने कल डिस्कस किया था कि एक हमारे साथ होगा क्या, वन इज ट्यूनिका इंटिमा। फॉर एग्जांपल ये लार्ज साइज आर्टरी की ट्यूनिका इंटिमा हो गया, तो इस पे हमारे साथ इंडोथीलियल सेल्स होंगे इसी तरह। ये तो मीडिया। इसके बाद अगर हम लार्ज साइज के मीडिया के बारे में बात करें तो उसमें हमारे साथ इलास्टिक टिश्यू। इसी कल जब हमने मीडिया पढ़ा था मीडियम साइज आर्टरीज का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ क्या थे, स्मूथ मसल्स। अब इसका ये जो मीडिया है इसमें एक लेयर होगा स्मूथ मसल का और उसके इर्द गिर्द दूसरा लेयर फिर हमारे साथ किसका, इलास्टिक टिश्यू का होगा। सही है, अनदर लेयर इज इलास्टिक टिश्यू। इसके बाद फिर हमारे साथ स्मूथ मसल लेयर होगा इसी तरह। ये लार्ज साइज आर्टरीज के बारे में हम बात करते हैं। और लार्ज साइज आर्टरीज वो होते हैं एओर्टा विद इट्स ब्रांचेस। एओर्टा विद इट्स ब्रांचेस। फिर हमारे साथ इलास्टिक टिश्यू का इस तरह लेयर होगा और इसके बाद अगेन हमारे साथ स्मूथ मसल्स। और ये अबाउट ये कितने लेयर्स होते हैं, ये हमारे साथ होते हैं कोई 50-60 लेयर्स। इसी तरह अल्टरनेट 50-60 लेयर्स होते हैं हमारे साथ ट्यूनिका मीडिया में, लार्ज साइज आर्टरीज में। और इसके बाहर फिर हमारे साथ क्या होगा, ट्यूनिका एडवांटेशिया। ट्यूनिका एडवांटेशिया। अब हमारे साथ कल मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि होगा क्या, इस ट्यूनिका एडवांटेशिया को हमारे साथ इस साइड से इस फॉर एग्जांपल आउटर वन जो हाफ वॉल है, फॉर एग्जांपल ये हिस्सा हो गया वॉल का। वॉल का ये जो सारा तीनों लेयर्स का ये हाफ हो गया ना, तो ये जो आर्टरी सप्लाई करती है दैट इज नोन एज वेजा वेजोरम। उसको हम क्या बोलते हैं, वेजा वेजोरम। दिस इज वेजा वेजोरम। और यहाँ से जो इनसाइड वाली वॉल है, ये जो हाफ इनसाइड वॉल है, ये ब्लड सप्लाई कहाँ से लेगी, तो ये हमारे साथ यहाँ से डिफ्यूजन थ्रू डिफ्यूजन न्यूट्रिशन लेगी। और आउटर वन टू जो है ये हमारे साथ हाफ वॉल, ये हमारे साथ वेजा वेजोरम के थ्रू लेती है। अब होता क्या है
कि हमारे साथ ये जो आउटर वॉल की जो वेजा वेजोरम है ना, तो हमारे साथ सिफिलिस एक डिजीज है, सिफिलिस, सिफिलिस। अब सिफिलिस को कास करने वाला जो बग्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बोलते हैं ट्रेपोनेमा पेलेडम, ट्रेपोनेमा फेलेडम। ये ट्रेपोनेमा फेलेडम हमारे साथ इन आर्टरीज को इफेक्ट करते हैं। और जब ये इन आर्टरीज पे अटैक करते हैं, कौन से स्टेज में? टर्शरी सिफिलिस में, टर्शरी सिफिलिस। इसके हमारे साथ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सिफिलिस। भाई सिफिलिस, अगर आज आपको सिफिलिस का इन्फेक्शन हो जाए, सही है, तो ये आफ्टर 20 to 25 ईयर्स टर्शरी सिफिलिस में चेंज हो जाता है। एडवांस होते होते प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी सिफिलिस में चला जाएगा। और ये टर्शरी सिफिलिस में होगा क्या कि हमारे साथ इस वेजा वेजोरम को ये इफेक्ट करेगा। जब वेजा वेजोरम पे ये इफेक्ट करे तो होगा क्या, हमारे साथ प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट्स आके यहाँ पे एग्रीगेट बना देंगे। मतलब ये इन्फेक्शन है ना, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे साथ क्या आएगा? जो WBC है, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल और दोज बी सेल को ना, बी लिम्फोसाइट को, बी सेल जब मेच्योर हो जाए, इसको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं। और ये प्लाज्मा सेल हमारे साथ एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज, जो हम बोलते हैं IgG। ये हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, सही है, IgM। तो अब ये इन्फेक्शन है, तो ये प्लाज्मा सेल आएंगे कि एंटीबॉडीज बना के हमारे साथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी के थ्रू इसको किल करे। और दूसरा, लिम्फोसाइट आएंगे, वो भी इसको किल करेंगे, ट्रेपोनेमा फेलेडम को। ओके। अब जब प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट की इधर एग्रीगेट बन जाए ना, तो ये वेजा वेजोरम ब्लॉक हो जाएगी। तो जब वेजा वेजोरम ब्लॉक हो जाएगी ना, तो ये जो आउटर वॉल है हमारे साथ ब्लड वेसल का, जो आउट वॉल का जो ये आउटर हिस्सा है, अब इसको न्यूट्रिशन तो नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं जाएगी, तो ये हो जाएगी वीक। और जब ये वीक हो जाएगी ना, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, इससे ये डायलेट हो जाएगा। इसी तरह ब्लड वेसल वॉल है, तो ये इसी तरह डायलेट हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो टर्शरी सिफिलिस में हमारे साथ एन्यूरिज्म होता है। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ टर्शरी सिफिलिस। ओके, कैसे? क्योंकि ये वेजा वेजोरम को इफेक्ट करता है, वेजा वेजोरम को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे कि एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म का एग्जैक्ट डिफिनीशन ये है ना, ये ब्लड वेसल वॉल है, और ये ब्लड वेसल अपना ये जो डायमीटर है ना, इससे 150% ज्यादा डायलेट हो जाए। इसका जो डायमीटर है ना, इसका 150% क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, तो इसको हम एन्यूरिज्म बोलेंगे, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ओके। फिर साथ क्लिनिकल पॉइंट एक ये है कि हम एक कंजेनिटल डिजीज बोलते हैं, दैट इज मार्पन सिंड्रोम, मार्पन सिंड्रोम। और इस मार्पन सिंड्रोम में हमारे साथ ये हो जाता है कि इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू, ओके बेटा मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये जो मार्पन सिंड्रोम है, इसमें होता ये है, इट इज ओनली इन टर्शरी सिफिलिस। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ टर्शरी सिफिलिस में होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस में नहीं होता, ओनली टर्शरी सिफिलिस। एरोटिक, ये मेनली एओर्टा को इफेक्ट करता है, एंड एओर्टिक एन्यूरिज्म इज द फीचर ऑफ टर्शरी सिफिलिस, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं होता। अच्छा, मार्पन सिंड्रोम में हमारे साथ क्या होता है
कि दिस इज वन ऑफ द जेनेटिक कंडीशन, ये जेनेटिकल कंडीशन है, और इसमें ये होगा कि हमारे साथ ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये वाले कनेक्टिव ये प्रॉपर नहीं बनते। अब भाई जब ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर, अब जब ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनेंगे तो हमारे साथ ये वाल क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाए। तो इसमें ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल बेटा सुनो, ये 3 लेयर्स होते हैं, सही है। आउटर मोस्ट वन इज ट्यूनिका एडवांटिशिया, ओके। इसके बाद जो लेयर होता है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, ये, और इसके बाद जो लेयर होता है दैट इज ट्यूनिका इंटीमा, ये इनर मोस्ट लेयर होता है, ओके। ट्यूनिका एडवांटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा, ये 3 लेयर्स होते हैं। तो बेटा इसके जो आउटर, फॉर एग्जाम्पल इसको हम डिवाइड, तो ये आउटर हिस्सा नहीं है, इसको सप्लाई करता है वेजा वेजोरम, और ये हमारे साथ थ्रू डिफ्यूजन मीन ये हमारे साथ दूसरे सीट से लेयर होंगे, सही। तो ये इसका ल्यूमेन है ना, ये ल्यूमेन है, और इसमें ब्लड फ्लो करेगा, तो ये इस ब्लड से हमारे साथ न्यूट्रिशन लेते हैं। अब टर्शरी सिफिलिस में तो ये वेजा वेजोरम इफेक्ट होके ये आउटर मोस्ट वाल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में हमारे साथ ये इलास्टिक लेयर्स जो है ये इफेक्ट हो जाता है। अब जब ये इलास्टिक टिश्यू इफेक्ट हो जाए ना, तो ये वाल नहीं है, ये वीक बन जाता है, और इधर ये ब्लड इसमें हमारे साथ क्या कर रहा है, इसमें मूवमेंट कर रहे हैं ल्यूमेन में, तो ये इस ल्यूमेन को छोड़ के ये यहाँ पे इन लेयर्स के दरमियान ये ब्लड एंट्री स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे एंट्री मीन के फिर ये इंटीमा और किसके दरमियान जाएगा, ये इंटीमा और मीडिया के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये ब्लड इस तरह ल्यूमेन में आ रहा है, तो ये इसकी दरमियान एंट्री स्टार्ट कर देगा, और इस केस को हम बोलते हैं जब ये ल्यूमेन से होके हमारे साथ ब्लड वेसल के जो इनके दरमियान में फ्लो स्टार्ट करे, इसको हम बोलते हैं डायसेक्शन, डायसेक्शन ऑफ एओर्टा, एओर्टा, ओके। तो ये हमारे साथ 2 क्लिनिकल डिसऑर्डर हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिहाज से। अब भाई बात कुछ इस तरह है, सही है, कि देखो एक हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये किसी का एक पेशेंट है, इसका क्या है, हैंड है, ओके, और दूसरा ये हमारे साथ क्या है, ताई है। अब आप बोलोगे कि सर ताई और इधर किस लिए पहुंच गया, सही है, ये और ये हैंड। अब होता ये है कि इस ताई में यहाँ पे रेडियल आर्टरी होते हैं, और इस हैंड में यहाँ रेडियल आर्टरी होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ में फीमोरल वेन होते हैं। दिस इज रेडियल आर्टरी, दिस इज फीमोरल आर्टरी, ओके, लोअर लिम्ब में। अब हम जब पल्स चेक करते हैं ना, पल्स किसी का, तो यहाँ पे अगर हम फिंगर रख दे और इधर फिंगर रख दे, तो हमें दोनों जगह पे सेम टाइम पे पल्स फील होगा, दोनों जगह पे यहाँ और यहाँ सेम टाइम पे पल्स फील होगा। जैसे हार्ट बीट करेगी तो इधर भी पल्स फील होगा और इधर भी पल्स हमें फील होगा। अब एक होता है डायसेक्शन ऑफ एओर्टा, जो हमने पढ़ दिया यहाँ पे, डायसेक्शन ऑफ एओर्टा, ओके। इस डायसेक्शन ऑफ, और दूसरा होता है क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टा। ये हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज में पढ़ेंगे पे तुम्हें जब पीडियाट्रिक स्टार्ट करेंगे कि क्वार्टेशन ऑफ एओर्टा क्या होता है।
अगर किसी को ये डायसेक्शन आप एओर्टा ना, ये एल्डर लोगों में होता है। एल्डर लोगों में, जो बड़े एजेड लोग होते हैं ना, उसमें मीन के बंदे का एज क्या होगा, 30 से एबव। तो इसके क्लिनिकल फीचर आपको प्रेजेंट होंगे। और ये कंजेनाइटल डिजीज है, तो मेन मतलब ये है कि ये बेबीज में होगा। अब अगर एक एडल्ट बंदा है, एडल्ट, और इसमें आप रेडियल पल्स और फीमोरल पल्स दोनों पे आपने फिंगर रखे हुए हैं, लेकिन आपको रेडियल पल्स जल्दी फील हो रहा है और फीमोरल पल्स बाद में फील हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेडियो फीमोरल फीमोरल डिले। ओके, रेडियो फीमोरल डिले मीन के हमें रेडियल पल्स जल्दी फील हो रहा है और फीमोरल पल्स बाद में फील हो रहा है, तो इसको हम रेडियो फीमोरल डिले बोलेंगे। अब अगर बंदा ओल्डर है, ये रेडियो फीमोरल डिले आपको दो कंडीशन में मिलेगा, या डायसेक्शन ऑफ एओर्टा और या क्वारक्टेशन ऑफ एओर्टा। अगर आपने किसी का एग्जामिनेशन करना है और वो एडल्ट एज का है और उसमें आपको रेडियल फीमोरल डिले मिल गया, इट्स मीन कि उस बंदे को क्या हो चुका है, डायसेक्शन ऑफ एओर्टा। ओके, और अगर वो बेबी है, यंग चाइल्ड है, और उसमें क्वारक्टेशन ऑफ, उसमें आपको रेडियो फीमोरल डिले मिल गई, तो इसका मतलब है कि उसको क्वारक्टेशन ऑफ एओर्टा हो चुका है, दैट इज कंजेनिटल हार्ट डिजीज। क्लियर? फिर हमारे साथ ये जो एंडोथेलियल सेल है ना, एंडोथेलियल सेल, इसका फंक्शन देखो। ये नॉर्मली हमारे साथ प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा, ये हमारे साथ रिलीज करता है वन वेलेब्रेंट फैक्टर। और तीसरा, ये रिलीज करता है फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8। all the clotting factors, all the a statement लिख दो, all the clotting factors are synthesized by liver। जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो कौन सिंथेसाइज कर रहा है, लिवर, एक्सेप्ट फैक्टर 8। ओके, ये हम ब्लड में, हम जब हेमाटोलॉजी पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो कौन बनाता है, वो लिवर बनाते हैं, एक्सेप्ट फैक्टर 8 विच इज फॉर्म्ड बाय एंडोथेलियल सेल ऑफ द ब्लड वेसल। बट बात ये है कि बाज़ औक़ात हमारे साथ इस एंडोथेलियल सेल की क्या हो जाती है, मेलिग्नेंसी, कैंसर हो जाता है। तो अगर हम ये सेल उठा ले और एक पेट्री डिश में रख दे, सही है, तो इसमें हमारे साथ क्या मिलेगा आपको, अगर ये कैंसर सेल है तो इसका फंक्शन ज्यादा होगा ना। तो एंडोथेलियल सेल की जब हम कार्सिनोमा चेक करते हैं ना कि इसकी मेलिग्नेंसी है या नहीं, तो हम ये मेलिग्नेंट एंडोथेलियल सेल उठाते हैं और एक पेट्री डिश में रखते हैं और उसमें वन वेलेब्रेंट फैक्टर चेक करते हैं, तो ये इंक्रीज हुआ होता है, ये वन वेलेब्रेंट फैक्टर इसमें इंक्रीज हुआ होता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे साथ ये तो हो गया ऑल अबाउट द आर्टरीज और उसके लेयर्स के बारे में और उसके क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में हमारे साथ सारा किस्सा है। इसके बाद अभी हम आ जाते हैं अबाउट द हार्ट लेयर। हमने ब्लड वेसल की लेयर चेक की है ना, तो अब हम चेक करेंगे जो हार्ट है उसके लेयर्स को। ओके, कि हमारे साथ हार्ट में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, सही है, और हर एक लेयर की हमारे साथ क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स सी, देखो हमारे साथ होता है
क्या? दिस इज व्हाट? राइट एट्रियम। क्या है? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में हमारे साथ कौन ब्लड लेके आता है? सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा। राइट एट्रियम से फिर ब्लड जाएगा हमारे साथ राइट वेंट्रिकल में। दिस इज राइट वेंट्रिकल। ओके, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ दीज आर, ये हमारे साथ क्या हो गया? दिस इज ट्राइकास्पिड वाल। यहाँ पे आपको मिलेगा इस एरिया में पल्मोनरी वाल। दीज आर pulmonary wall. This is pulmonary trunk and these are pulmonary artery. और यहाँ पे ये आएगा लंग्स में, यहाँ पे ये आएगा लंग्स में। ओके, फिर लेफ्ट साइड पे हमारे साथ क्या होगा? दिस इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से हमारे साथ आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा एओर्टा और ये एओर्टा इसी तरह ऊपर आ जाता है। दिस इज एओर्टा। ओके, यहाँ पे जो वाल आपको मिलते हैं, ये वाले वाल, इसको हम बाइकस्पिड या इसको हम मैट्रल वाल भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपको वाल मिलेंगे, these are aortic wall. दिस इज द वर्ड। ये हमारे साथ क्या हो गया? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसी कुछ इसी तरह होता है हमारे साथ दो एट्रियम। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ इनर लेयर हो गया। अब दो हार्ट, दिस इज अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। और दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, अब अगर आप, मैंने यहाँ पे एक काम किया कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल है ना, ये मैंने क्या किए? ये मैंने बड़े बनाए हुए, और जो राइट वेंट्रिकल के मसल है मायोकार्डियल लेयर, ये मैंने छोटा बना दिए। अगर आप लोग को कल की लेक्चर याद हो तो मैंने आप लोग को बोला था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और आते आते राइट एट्रियम पे खत्म होता है। और आप लोगों को मैंने बोला था कि ये काम करता है अगेंस्ट द हाई प्रेशर। इधर हाई प्रेशर होता है, तो भाई जब प्रेशर हाई होगा तो मसल काम भी ज्यादा करेंगे, तो इसका साइज भी ज्यादा होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे मायोकार्डियम क्या होंगे? ज्यादा। और राइट एट्रियम लो प्रेशर के सिस्टम में काम करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे साथ जो मायोकार्डियम है वो कम साइज के होंगे। वेरी सिंपल। और इसके बाद जो लेयर आता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो आज हमारी जो डिस्कशन है ये एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम पे होगी। क्लियर? 3 लेयर्स होते हैं हार्ट के। कौन कौन से? एक हमारे साथ होता है एंडोकार्डियम, जो सबसे इनर, एंडोकार्डियम कार्डियम। दूसरा मायोकार्डियम कार्डियम। तीसरा हमारे साथ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम।
ओके, इसके बेस पे एक होता है पेरिकार्डियम, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, एक होता है इपिकार्डियम, लेकिन वेट वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब ये एंडोकार्डियम जो है ना, इट इज सेम, इट्स सेम लाइक इंटिमा ऑफ ब्लड वेसल, ओके। आप अब आप लोग के कि इंटिमा में क्या था, इंटिमा में एक लेयर थी हमारे साथ, क्या, दिस इज द एंडोथेलियल सेल लेयर, दिस इज एंडोथेलियल सेल लेयर था, एंडोथेलियल सेल लेयर। एंडोथेलियल सेल लेयर के बाद हमारे साथ क्या मौजूद था, बेसल लेमिना, और बेसल लेमिना में हमारे साथ क्या थी, बेसल लेमिना, इसका जो इम्पोर्टेंट, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसमें हमारे साथ कोलेजन टाइप 4 मौजूद था, कोलेजन टाइप 4। इसके बाद हमारे साथ सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मौजूद था, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हमने पढ़ा था। दीज आर सिंपली, दिस इज endothelial cell layer, endothelial cell layer, okay. This one is basement membrane या basal lamina. This layer is known as sub endothelial connective tissue, endothelial connective tissue layer। और इसके बाद हमारे साथ फिर इलास्टिक टिश्यू या उसको सब एंडोकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू, ये दो लेयर है, एक होता है सब एंडोथेलियल, और इसके बाद एक लेयर आता है ये सब एंडोकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू लेयर, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस इज, मतलब ये दो लेयर्स है कनेक्टिव टिश्यू का, एक को हम सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू लेयर बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं सब एंडोकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू, सब एंडोकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू लेयर। अब ये जो सब एंडोकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू लेयर होते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है, कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना है, इसमें हमारे साथ ये आगे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर होगा। जो हमारे साथ एस ए नोड होता है, फिर एवी नोड होता है, फिर बंडल ऑफ हिज होते हैं, उसके बाद हमारे साथ प्रेजेंट होता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट एंड, ये इसी तरह डिवाइड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ये हमारे साथ कंडक्शन सिस्टम है ऑफ द हार्ट। तो ये जो लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच है, किसका, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच है, बंडल ब्रांच, ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है इस सब एंडोकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू में, ओके। और साथ में प्रेजेंट होते हैं कुछ नर्व्स, और साथ में प्रेजेंट होते हैं कुछ वेन्स, ओके। ये प्रेजेंट होते हैं सब एंडोकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू में, एंड दिस इज द एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट, दिस इज द एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट, ये हमारे साथ हार्ट का क्या है, एंडोकार्डियम है। अब एंडोकार्डियम के बाद अगर हम आ जाए तो another layer is myocardium, another layer is myocardium। अब मायोकार्डियम के बारे में
थोड़े से इम्पोर्टेंट मायोकार्डियम, बातें सुन ले सके। खुश। मायोकार्डियम हमारे साथ टू टाइप्स का होता है। मायोकार्डियम किन टाइप का होता है? टू टाइप्स का। इसमें एक होता है हमारे साथ जनरल मायोकार्डियम, जनरल मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और दूसरा होता है हमारे साथ स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम। ओके, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम दो टाइप्स के। इस जनरल मायोकार्डियम को दूसरा नाम अगर हम ले लेना, दैट इज व्हाट? कंट्रैक्टाइल, कंट्रैक्टाइल सेल्स। इसमें क्या होता है? कंट्रैक्टाइल, जो मसल की, जो मायोकार्डियम कंट्रैक्ट होता है ना, जो कंट्रैक्टाइल की कंट्रैक्शन की एबिलिटी रखता है, दैट इज कंट्रैक्टाइल सेल्स। और इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कंडक्टिव सेल, कंडक्टिव सेल्स। ये तो कंट्रैक्शन करते हैं। कंडक्टिव का मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्या करता है? इम्पल्स की जनरेशन, इम्पल्स, इम्पल्स जनरेशन, जनरेशन करता है। ओके, तो आपको समझ आ गया हो कि मैं कौन से स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम की बात कर रहा हूँ? दैट इज एसए नोड। इंशाल्लाह ये कल डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एसए नोड के बाद हम डिस्कस करेंगे एवी नोड, एवी नोड। इसके बाद आ जाता है हमारे साथ बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज के बाद आ जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। और इसके बाद आ जाता है परकिंजीज फाइबर, परकिंजीज फाइबर। ओके, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, राइट एंड लेफ्ट। मतलब यहां से करंट प्रोड्यूस होगा, इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, एवी नोड में आ जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से आ जाएगा कहाँ पे? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में। और राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच से आ जाएगा कहाँ पे? टू द परकंजीज फाइबर, परकंजीज फाइबर में। और फिर हमारे साथ मायोकार्डियम से दोबारा डी जनरेशन स्टार्ट, मतलब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब अगर हम बात करें जनरल मायोकार्डियम को, क्या करता है? कंट्रैक्शन, मसल की कंट्रैक्शन करता है। ओके, आप मायोकार्डियम, कार्डियम स्पेशल सिंपल बस कंट्रैक्शन करते हैं। और दूसरा हमारे साथ ये जो स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है,
इसका एक और स्पेशल मायोकार्डियम इसमें ये होता है कि इसका हमारे साथ एंडोक्राइन फंक्शन होता है, एंडोक्राइन फंक्शन। अब इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? ये प्रोड्यूस करता है एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड, ANP। दिस इज वन ऑफ द हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन। देखो भाई, जब हमारे साथ हार्ट फेल होता है ना और ये मायोकार्डियम काम करना छोड़ता है, तो हमारे बॉडी में एडीमा हो जाता है। क्या? एडीमा। एडीमा मीन कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल। एडीमा का सिंपल, दिस इज ब्लड वेसल है, तो यहां से हमारे साथ फ्लूइड बाहर आते हैं, एक्सचेंज करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। सही है, इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब एडीमा में होता है कि यहाँ बहुत ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाते हैं और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्लूइड बाहर आ जाते हैं और वो बाहर ही इस टिश्यू में क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। अगर टिश्यू ब्लड, अगर ये ब्लड, ये फ्लूइड बाहर आ जाए, सही है, और ये इस टिश्यू स्पेस में अकोमुलेट हो जाए, इसको हम एडीमा बोलते हैं। अब जब हमारे साथ किसी में हार्ट फेलियर हो जाता है, उसमें एडीमा होता है, राइट? बट आपने कभी सोचा है कि हम, अगर एक बंदा, जो लोग जिम करते हैं या वैसे बाज लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब कि 7-8 लीटर तक पर डे वो फ्लूइड की क्या इंटेक करते हैं, वाट है, उसमें एडिमा क्यों नहीं होता? वाई? व्हाट इज द रीजन? या अगर हम एक नॉर्मल बंदे को 2-3 लीटर नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट कर दें, उसको एडिमा क्यों? नॉर्मल बंदा है ये तो भाई, जब हमारे साथ हम पानी का इंटेक बढ़ा देता है या किसी को ज्यादा नॉर्मल सलाइन चढ़ा देते हैं, तो बॉडी में ब्लड वेसल में फ्लूइड क्या हो जाएगा? फ्लूइड इंक्रीज इन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, तो हार्ट में भी फ्लूइड ज्यादा जाएगा। और जब हार्ट में फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा? मायोकार्डियम स्ट्रेच हो जाएंगे, मायोकार्डियम स्ट्रेच। और जब मायोकार्डियम स्ट्रेच हो जाए तो ये रिलीज कर देगा ANP। क्लियर? आप लोग को समझ आ गई है? यस, क्लियर? सर एक दफा दोबारा बताओ। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बंदा है, उसने क्या किया है? फ्लूइड का इंटेक ज्यादा किया, फ्लूइड इंटेक इंटेक ज्यादा लिए, नॉर्मल बंदा है, सही है, कोई डिजीज नहीं है, नॉर्मल बॉडी, एक नॉर्मल मेल है या फीमेल है, उसने फ्लूइड इंटेक किया है लेकिन ज्यादा किया है, तो हम बोलते हैं कि उसकी नॉर्मल बॉडी है। एक बंदे ने फ्लूइड इंटेक किया, ये नॉर्मल सलाइन ज्यादा है, उसने बॉडी में क्या किए? इन्फ्यूज किए, या तो उसको एडिमा क्यों नहीं होता? और अगर एक बंदे को हार्ट की डिजीज है, उसको नॉर्मल फ्लूइड पे भी एडिमा होता है। तो उसका रीजन ये है कि अगर फ्लूइड इंटेक क्लियर हो गई, ज्यादा हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? ब्लड वेसल में फ्लूइड ज्यादा ज्यादा होगा, ब्लड वेसल में ज्यादा फ्लूइड जाएगा ना। जब ब्लड वेसल में फ्लूइड ज्यादा जाए तो वीनस रिटर्न हार्ट में क्या होगा? ज्यादा आएगा, हार्ट में भी फ्लूइड ज्यादा आएगा। जब हार्ट में फ्लूइड ज्यादा होगा तो मायोकार्डियम, जब ज्यादा फ्लूइड हम उसको ज्यादा फिल करेंगे तो मायोकार्डियम स्ट्रेच हो जाएंगे इस तरह, सही है। और जब ये स्ट्रेच हो जाए
तो ये रिलीज कर देंगे ANP, एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड। ओके, अब जब ये ANP रिलीज हो जाए तो इसका काम क्या है? देखो, हमारे साथ किडनी है और किडनी में नेफ्रॉन है, दिस इज नेफ्रॉन। ओके, अब नेफ्रॉन में हमारे साथ कल हमने बोला था कि एफिरेंट आर्टीरियोल, वो इस तरह ग्लोमेरुलर, दिस इज इपिरेंट आर्टीरियोल। तो ये आ जाएगा ये ANP, और ये क्या कर देगा, ये इस इपिरेंट आर्टीरियोल को, एक एपिरेंट है, एपिरेंट आर्टीरियोल अनदर, अब ये इस इपिरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रक्ट कर देगा, कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन का करेगा कौन? ANP। जब ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा तो फ्लूइड, या जब ये कंस्ट्रक्ट, तो इधर प्रेशर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फिल्ट्रेशन क्या की आउटपुट क्या हो जाएगी, यूरिन आउटपुट इंक्रीज। क्लियर? एक तो इस तरीके से। दूसरा, ये हमारे साथ, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये इस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब से अबाउट 65% सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है। 65%, जितना भी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये हमारे साथ 100% प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है। और जो पोटाशियम होता है, सोडियम वगैरह, इसकी रीअब्सॉर्प्शन, या वाटर, इसकी 65% प्रोक्सिमल ट्यूब में क्या हो जाते हैं, रीअब्सॉर्ब होते हैं। बाकी डिस्टल ट्यूब और इसमें, तो ये ANP आके इस सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन क्या करेगा, ब्लॉक रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीअब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो भाई जब सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो फिर वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगी? नो, क्योंकि वाटर तो सोडियम को फॉलो करता है। तो एक इसने फिल्ट्रेशन ज्यादा की, दूसरा इसने सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक की किडनी में, और जब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक हो गई तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा उस अमाउंट में, तो अगेन यूरिन की आउटपुट क्या हो जाएगी, ज्यादा। दो कंडीशन हो गए। थर्ड, ये चला जाएगा हमारे साथ, और वहां पे देखो हमारे साथ एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे साथ रिलीज होता है ADH और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये एंडोक्राइन में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये ANP के इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH क्या करेगा, उसकी रिलीज को ब्लॉक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ADH है, इसके दो काम है। एक, ये ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन करता है, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन, इसलिए इसको हम वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। और दूसरा, ये हमारे साथ क्या करता है, दूसरा काम इसका ये है कि ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, H2O रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो हमारे साथ जब ADH कम, तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन किडनी में नहीं होगी, तो अगेन यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, ज्यादा। और नेक्स्ट, ये आप लोगों ने डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ट्रस्ट मी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है। ये ब्लॉक करता है रास सिस्टम को, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन का काम ये है कि ये अल्डोस्टेरोन की रिलीज को, एल्डोस्टेरोन की रिलीज को क्या करता है, लीज करता है।
रास सिस्टम का, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम का क्या काम है? ये अल्डोस्टेरोन की रिलीज को बढ़ाता है, और अल्डोस्टेरोन का फंक्शन है H2O, वाटर एंड सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। याद रखो, बहुत से स्टूडेंट को मेरे में पता भी होगा कि वाटर और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, बट इसका दूसरा फंक्शन ये है पोटाशियम और हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन करना। ओके, ये दो अल्डोस्टेरोन का, ये हम एंडोक्राइन में डिटेल से पढ़ेंगे से। लेकिन जब ये अल्डोस्टेरोन के रिलीज को ये एनपी क्या करेगा, एएनपी आके, एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड आके इस रास को भी ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह हमारे साथ अगेन यूरिन की रीएब्जॉर्प्शन जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाए। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ व्हाट स्पेशल मायोकार्डियम। क्या है? सिंपल, मायोकार्डियम हमारे साथ टू टाइप्स के होते हैं मायोकार्डियम। एक हमारे साथ जनरल मायोकार्डियम हो गए, एंड अनदर इज स्पेशल मायोकार्डियम। जनरल मायोकार्डियम क्या करता है? कंट्रैक्शन। और स्पेशल मायोकार्डियम क्या करता है? ये हमारे साथ एक करता है एंडोक्राइन फंक्शन, और दूसरा करता है हमारे साथ स्पेशलाइज क्या, इम्पल्स जनरेशन एंड प्रोपिगेशन। जनरेशन मीन के पैदा करना, प्रोपिगेशन मीन प्रोपिगेशन उसको आगे स्प्रेड करना इन द होल में। एंडोक्राइन फंक्शन इसका है एएनपी का रिलीज करना। ओके, और होप सो ये अभी आप लोगों को मायोकार्डियम समझ आ गया होगा। तो हमने क्या किया है, एंडोकार्डियम को भी डिस्कस किया है, इसके बाद मायोकार्डियम को भी डिस्कस किया है, और अब करेंगे पेरिकार्डियम को। ओके तो भाई एंडोकार्डियम सबसे सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं। एंडोकार्डियम सबसे इनरमोस्ट लेयर है हार्ट का। ओके, Nitric oxide बीएनपी ब्रेन नजियत की रिलीज की। ओके, तो हमारे साथ इस बात एंडोकार्डियम, एंडोकार्ड के बाद हमने डिस्कस किया क्या, मायोकार्डियम। ओके, मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम के बाद आता है हमारे साथ पेरिकार्डियम। पहले तो आप लोग डिफरेंशिएट करो, एक होता है पेरिकार्डियम कार्डियम, एक होता है प्रीकार्डियम। ज्यादातर बच्चों को तो ये भी नहीं पता, ज्यादातर छोड़ो, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि 9th और 10th सेमेस्टर के बच्चों को नहीं पता, तो फिर नीचे तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो प्रीकार्डियम याद रखना, आप लोग का जो एनारिज्म होगा ना, आप जब कार्डियक स्टेशन पे जाए तो यहाँ से लिख के रख लो, याद रख लो, ये बात नोट कर लो कि आपको मिलेगा कि एग्जामिन द प्रीकार्डियम, एग्जामिन प्रीकार्डियम। ओके, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा। एक स्टेशन आप लोगों का प्रीकार्डियम की एग्जामिनेशन पे, सही है। और एक प्रीकार्डियम एंड एक वर्ड आएगा इपीकार्डियम। कल यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछ लो, किसी को भी नहीं पता इसके बारे में। प्रीकार्डियम नहीं है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। प्रीकार्डियम हमारे साथ हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रीकार्डियम को जरा देखते हैं।
हमारे साथ ये इंटीरियर चेस्ट वॉल है, इंटीरियर चेस्ट वॉल, दिस इज इंटीरियर चेस्ट वॉल। ये हमारे साथ डायफ्राम है, डायफ्राम जो मसल है। भाई इसके 5 प्लेयर, अभी आपको मैं 5 प्लेयर भी कंप्लीट करता हूँ और मैं आपको 3 लेयर्स भी कंप्लीट करता हूँ। लेट्स कंप्लीट द टॉपिक। आपको खुद ब खुद जो आपसे पूछ रहे हैं कि 5 प्लेयर हैं या 3, उसको अगर वो फिर आपसे 5 पूछेंगे तो आप 5 के नाम बता देना, और अगर आपसे वो 3 डॉक्टर है और डॉक्टर वाली क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको सिंपल आप 3 क्वेश्चन। ये जो आपसे पूछते हैं ना कि 5 प्लेयर है, इनको तो वैसे कुछ पता नहीं होता, जस्ट आप लोगों को डिसाइड करने के लिए, सही है। दिस इज इंटीरियर चेस्ट वॉल, कोई फायदा नहीं है इसका, सही है। जिंदगी अभी तक ना किसी एग्जाम में आया हुआ है और ना इसके बाद एग्जाम में आने वाला है इस एरा के खत्म होने तक, सही है। जस्ट पार द डिस्टर्बेंस, ओके। बट आप लोग को याद होना चाहिए कि कोई आपसे क्वेश्चन ना करे। दिस इज स्टर्नल बोन, ओके। ये इंटीरियर चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल भाई। इंटीरियर चेस्ट वॉल का वो हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और इधर पे एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक है। इंटीरियर चेस्ट वॉल का वो हिस्सा जिसके नीचे हमारे साथ क्या पड़ा हुआ है, जिसके नीचे हार्ट पड़ा हुआ है और लार्ज वेसल पड़े हुए हैं। डिसेंडिंग एओर्टा, वो हिस्सा इंटीरियर चेस्ट वॉल, इसके नीचे हार्ट हुआ है और क्या पड़ा हुआ है, लार्ज वेसल, उसको हम बोलते हैं प्रीकोर्डियम, प्रीकोर्डियम। और आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि इसमें इंटीरियर चेस्ट वॉल है ना, इसके नीचे हार्ट पड़ा हुआ है ना, तो इसके नीचे हमारे साथ बाइकास्पिड वाल भी होगा, ट्राइकास्पिड वाल भी होगा, पल्मोनरी वाल भी। तो इसको आपने एग्जामिन करना है, स्थित रखना है इस पे कि कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हो बाइकास्पिड वाल को, कहाँ पे देख सकते हो ट्राइकास्पिड वाल को, कहाँ पे देख सकते हो पल्मोनरी वाल को, और कहाँ पे देख सकते हो एओर्टिक वाल को। तो दैट इज द एग्जामिनेशन। पाल्पेशन भी करोगे, परकशन भी करोगे, सही, और अस्कल्टेशन भी करोगे, ओके। और इन्फेक्शन भी करोगे। सॉरी, प्रिकार्डियम में हमारे साथ पाल्पेशन नहीं होता, जस्ट इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करोगे, सही है। परकशन करोगे, परकशन एंड अस्कल्टेशन, ये आपने क्या करना होता है। परकशन नहीं, सॉरी, आपने इसमें पाल्पेशन एंड यहाँ पे इंस्पेक्शन, ये 3 काम आप करोगे। ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तीनों के तीनों, कैसे आपने इंटीरियर वॉल को एग्जामिन करना है, कैसा तरीकाकार होगा, ओके। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके पेरिकार्डियम पे। तो देखो भाई, हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये हो गया हार्ट, इसका आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम को हम चेक करें तो देखो, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम के 2 लेयर्स हैं मेन। एक लेयर को हम बोलते हैं सीरस लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, सीरस लेयर, और एक को हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, फाइब्रस लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, ओके। अब हमारे साथ इस सीरस लेयर के फिर
हम बोलते हैं वेस्ट्रल पार्ट, और एक को हम बोलते हैं पेराइटल पेराइटल पार्ट। ओके, पेराइटल पार्ट। और इन दोनों के दरमियान स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं पीरिकार्डियल कैविटी, पीरिकार्डियल कैविटी। और इसमें होता है पीरिकार्डियल फ्लूइड, पीरिकार्डियल फ्लूइड जो फ्रिक्शन को खत्म करते हैं, अबाउट 30 ml होते हैं। ओके, इससे ज्यादा हो जाए तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसको स्ट्रक्चरली। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ क्या है, हार्ट है। तो ये जो इसी तरह लेयर, एक लेयर बिल्कुल इसके करीब, इसके साथ मायोकार्डियम के साथ अटैच, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ओके, फिर हमारे साथ दूसरा जो लेयर है इसका दैट इज parietal layer of serous pericardium, parietal layer of serous pericardium. This is parietal layer. Okay, this is parietal layer. तो ये हमारे साथ parietal layer of serous pericardium, and this one is visceral layer of serous pericardium। और जो हमारे साथ हमने बोला है, another one is what, that is ये यहाँ पे जो फाइब्रस रिंग है उसके साथ अटैच नहीं होता, that is attached to the interior chest wall, and this layer is known as fibrous pericardium. ओके, और इनको सप्लाई किया हुआ होता है किसने, प्रीनिक नर्व ने। क्या, प्रीनिक नर्व ने। दिस इज द प्रीनिक नर्व। और ये हमारे साथ अब क्या है, आपके पेपर में आता है, ये प्रीनिक नर्व की जो रूट वैल्यू है दैट इज C3, C4, C5, C3, C4 एंड C5। ओके, ये जब हमारे साथ किसी को पीरिकार्डाइटिस हो जाए तो उसको क्या होगा, उसको पेन होगा। और ये पेन किस तरह, जैसे कोई चुभने वाला पेन नहीं है, उसी तरह पेन होगा। सही है। पीरिकार्डाइटिस में एक हम बोलते हैं कि एक चीज मुझे लगता है, इसे लाइक हेवी, जैसे हम बोले कि मेरे चेस्ट वॉल पे कोई 2-3 टन का वजन पड़ा हुआ है, दैट इज हेवी पेन, और वो होता है MI में। ओके, और जो चुभने वाला पेन होता है रेट्रोस्टर्नल, ये हमारे साथ होता है किसमें, पीरिकार्डाइटिस में। और ये बंदा जब हमारे साथ बेंड होगा फॉरवर्ड तो वो क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा इसको। बट पॉइंट ये है कि जब किसी को पीरिकार्डाइटिस होगा तो ये प्रीनिक नर्व ने तो पीरिकार्डियम को सप्लाई किया हुआ है, लेकिन ये जो C5 रूट है ना, ये शोल्डर को भी सप्लाई करते हैं, शोल्डर। और ये जो C3 और C4 है, ये ट्रेपीजियस मसल को भी, ये ट्रेपीजियस मसल
ऐसा डेल्टा शेप मसल है, डेल्टा जो हमारे बैक पे प्रेजेंट है, ओके, इंटरस्किपुलर मसल है। तो अब जब ये इरिटेट होगी ये प्रीनेक नर्व बिकॉज ऑफ पेरिकार्डाइटिस, तो पेन कहाँ पे जाएगा? शोल्डर में और बैक में, सही है। और ये प्रीनेक नर्व हमारे साथ सप्लाई करता है डायफ्राम को। डायफ्राम, दिस इज वन ऑफ द मेजर मसल इन द फॉर द रेस्पिरेशन इन मेल, नॉट इन फीमेल। यू आर डॉक्टर्स, ओके। फीमेल में हमारे साथ जो रेस्पिरेशन के लिए मेन मसल है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई मेल में डायफ्राम क्यों मेन मसल है और फीमेल में अल्लाह ताला ने किसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को क्यों मेन मसल बनाया फॉर द रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है। अभी फिर देखो डायफ्राम क्या करता है, ये चेस्ट कैविटी है और नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। डायफ्राम जब हमारे साथ कंट्रैक्ट होता है ना, तो ये चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ाता है इसी तरह वर्टिकली। तो देखो जब डायफ्राम नीचे कंट्रैक्ट होगा तो ये डायफ्राम जब नहीं, तो एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो जाएगी, ज्यादा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हमारे साथ क्या करता है, वो एंटीरो पोस्टीरियरली चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करता है। अब नेचर ने ऐसा क्यों किया है, देखो अगर हमारे साथ फीमेल में डायफ्राम मेन मसल होता पर रेस्पिरेशन, तो जब ये कंट्रैक्ट होता तो ये भी नीचे आता, तो नीचे जब आता तो एब्डोमेन में प्रेशर ज्यादा होती। और याद रखना जब फीमेल में प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस में बेबी होता है, और जब ये प्रेशर डायफ्राम की वजह से नीचे आता प्रेगनेंसी में तो क्या हो जाता, बेबी पे इफेक्ट। तो नेचर ने क्या किया हुआ है कि डायफ्राम को मेन में मसल बनाए, मेन मसल इन द मेल, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ये फीमेल में बनाया हुआ है। क्लियर? तो देखो आप लोगों ने ये भी पहचान लिया कि प्रीकार्डियम क्या है, आप लोगों ने प्रीकार्डियम को भी पहचान लिया, बट व्हाट इज इपिकार्डियम? इपिकार्डियम इपिकार्डियम इस विसरल पार्ट ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम को हम इपिकार्डियम भी बोलते हैं, इपिकार्डियम। ओके, तो ये आप लोगों के 3 लेयर्स हो गए, ओके, कि क्या क्या हमारे साथ एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, ओके, कौन कौन से हैं, सही है। तो ये आज के लिए है। और आज आपको बेटा अभी पता लग गया कि 5 लेयर कैसे हैं और 3 लेयर कैसे हैं, ओके। बेटा ये एएनपी को भी रिलीज करता है और ये बीएनपी को भी रिलीज करता है, लेकिन बीएनपी हमारे साथ मेनली न्यूरॉन से, ब्रेन से रिलीज होता है, सही है। तो एएनपी और बीएनपी दोनों आपकी बात ठीक है, लेकिन बीएनपी न्यूरॉन से मोस्टली रिलीज होता है। अब थोड़ा सा इसको आपके बुक में देखते हैं, सही है। आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी, बट ओके। तो ये देखो ये हमारे साथ पेरिकार्डियम है, सही है। दिस इज फाइब्रस लेयर, ये पेराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी एंड इपिकार्डियम, ये 3 लेयर। दिस इज मायोकार्डियम, और इसके बाद ये एंडोकार्डियम। ये इसी तरह कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, पेरिकार्डियम, फाइब्रस, पेराइटल एंड epicardium या visceral pericardium. Pericardial specialized between the parietal pericardium and epicardium. Pericardium innervated by phrenic nerve. Pericarditis can cause ripper pain to the neck, arm, or one or both shoulder, but also to the what? To the back of the muscle, क्योंकि जो C3 और C4 है वो हमारे साथ ट्रेपीजियस को भी सप्लाई करता है, ओके। तो ये आपके हो गए इसके, मेरे ख्याल में इन लोगों ने मायोकार्डियम के बारे में
इतना नहीं दिया हुआ है, और एंडोकार्डियम के बारे में। तो आज जो हमने डिस्कस किया, दिस इज अबाउट दीज लाइंस एंड दिस डायग्राम, कि ये होता है। तो आप लोगों को मे बी बोरिंग भी हो, टाइम भी लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस कि आप लोग ये 8 महीने जो आने वाले हैं ये गुजार दो। वैसे भी बहुत टाइम किया है। बेटा इंटीरियर वॉल की हमने सप्लाई नहीं, ब्लड सप्लाई डिस्कस नहीं की, सही है। सर इंटीरियर प्रीकार्डियम, वही चेस्ट, प्रीकार्डियम बता दो दोबारा। प्रीकार्डियम के, प्रीकार्डियम, हाँ जी। देखो, नहीं 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 नहीं, प्रीकार्डियम इज ओनली दैट पार्ट ऑफ द चेस्ट वॉल। देखो, सारा चेस्ट वॉल नहीं है, सही है। प्रीकार्डियम, अगर आप 2 सेशन आते हैं, आप जब एग्जामिनेशन एक आपको बोलता है कि आप क्या करो, इंटीरियर चेस्ट वॉल, ये इंटीरियर चेस्ट वॉल एग्जामिनेशन, देखिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट प्रीकार्डियम, प्री मीन बिफोर, और प्रीकार्डियम वो जो हमारे साथ क्या है, हार्ट के आगे पड़ा हुआ है। प्री मीन क्या होता है, जो बिफोर होता है, सही है। तो प्रीकार्डियम एग्जामिनेशन इज द पार्ट ऑफ सीवीएस एग्जामिनेशन। इसमें आप पूरा चेस्ट वॉल एग्जामिन नहीं करोगे, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर चेस्ट वॉल का वो हिस्सा जो हमारे साथ हार्ट को और लार्ज ब्लड, जैसे लार्ज जो पल्मोनरी ट्रंक है, और हमारे साथ एसेंडिंग एओर्टा वगैरह है। तो ये जो पार्ट है ना, इसके ऊपर जो इंटीरियर चेस्ट वॉल का हिस्सा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रीकॉर्डियम। ओके, दिस इज प्रीकॉर्डियम, जो लार्ज ब्लड वेसल को और हार्ट को क्या कर रहे, कवर कर रहे। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रीकॉर्डियम। ओके, तो प्रीकॉर्डियम का मतलब ये है, और इपिकार्डियम विसरल लेयर को बोलते हैं, और प्रीकॉर्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर हो गया, होप सो। मैं आप लोगों से बस यही बात कर रहा था कि